जब पति अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, तब पड़ोसी का सिर्फ एक स्पर्श मुझे एक बहुत बड़े पाप का एहसास करा गया। वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आखिर क्या हुआ था? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है और मेरी उम्र 32 साल है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो दौर बताने जा रही हूँ जब मेरे पति की बीमारी ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी थी। मेरी शादी को करीब 7 साल हो चुके थे। मेरे पति मानो एक कंपनी में नौकरी करते थे। शायद ये शुरुआती साल बहुत अच्छे गुजरे थे। हम दोनों नौकरी और घर के बीच अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। लेकिन अचानक मानव की तबीयत खराब रहने लगी। शुरुआत में उन्हें अक्सर कमजोरी और बुखार रहता था। हमने सोचा कि काम के तनाव की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन कुछ जांचों के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें गंभीर बीमारी है और लंबे समय तक इलाज चलेगा। उस दिन अस्पताल से लौटते समय मानव बिल्कुल चुप रहे। घर पहुंचकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, स्नेहा, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। मैंने उनकी बात बीच में रोक दी। आपको कुछ नहीं होगा, हम मिलकर इसका इलाज करवाएंगे। मैंने ये बात तो कह दी, लेकिन अंदर से मैं खुद बहुत डर गई थी। इलाज शुरू हुआ और कुछ ही महीनों में हमारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। मानव की नौकरी भी छूट गई। घर का किराया, दवाइयाँ और रोजमर्रा का खर्च सब मेरे ऊपर आ गया। मैंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन घर का मानव की देखभाल करने की वजह से कहीं नियमित काम नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान हमारे सामने वाले फ्लैट में रहने वाले साहिल अक्सर हमारे घर आने लगा। वह मानव को पहले से जानता था। शुरुआत में हम सिर्फ हाल चाल पूछने आता था, भैया की तबीयत कैसी है। मैं कहती, आज सुबह से थोड़ी ठीक है। कभी वह दवाइयाँ ले आता तो कभी बाजार से सामान पहुंचा देता। एक दिन उसने मुझे परेशान देखकर पूछा, स्नेहा जी, कोई परेशानी है? मैंने पहले बात टाल दी, लेकिन फिर मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मैंने कहा, घर का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। मानव की दवाइयाँ भी बहुत महंगी हैं। मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें अकेला छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। साहिल कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, अगर आप चाहे तो मैं आपको घर से काम करने का काम दिलवा सकता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। सच में? उसने कहा, हाँ, मेरी कंपनी में कुछ लोगों को घर से काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। मैं बात करता हूँ। कुछ दिनों की कोशिश के बाद मुझे काम मिल गया। कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि घर का कुछ खर्च संभल सके। उस दिन मुझे लगा कि जैसे किसी ने डूबते हुए इंसान को सहारा दे दिया हो। इसके बाद साहिल की मदद और बढ़ गई। कुछ महीनों के आखिर में राशन कम पड़ जाता तो वह चुपचाप सामान पहुंचा देता। कभी मानव की कोई महंगी दवा खरीदनी होती तो मेरे पास पैसे कम होते तो वह कहता, पहले दवा ले आइए, पैसे की चिंता बाद में कर लेना। मैं हर बार उसका एहसान मानने लगी तो वह रोक देता। इसे एहसान मत समझिए, पड़ोसी होने के नाते जितना बनता है तो मैं करूँगा। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत सी होने लगी। सुबह मानव की दवाइयाँ देने के बाद मैं साहिल के आने का इंतजार करने लगती। अगर वो 2-3 दिन दिखाई नहीं देता तो मन में चिंता होने लगती। मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद इसलिए कि उन मुश्किल दिनों में जब कोई सिर्फ सलाह देने आता है, साहिल बिना कुछ कहे हमारे साथ खड़ा था। एक रात मानव की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। मैं घबराकर बाहर निकली और साहिल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो मुझे देखकर तुरंत समझ गया, कुछ हुआ है। क्या हुआ? मैंने घबराते हुए कहा। मानव की तबीयत बहुत खराब है। साहिल बिना एक पल गवाए मेरे साथ अंदर आया और एम्बुलेंस को फोन किया। उस रात अस्पताल के बाहर मैं लगातार रो रही थी। साहिल मेरे पास चुपचाप बैठा था। काफी देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, हिम्मत रखिए स्नेहा जी, अभी आपको मजबूत बनना है। मैंने उसकी तरफ देखा। उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान को जिंदगी में हमेशा बड़े रिश्तों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक अनजान सा इंसान भी मुश्किल वक्त में इतना अपना बन जाता है कि उसकी मौजूदगी दिल को संभालने लगती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मानव की बीमारी, हमारे घर की आर्थिक परेशानी हमें एक ऐसे फैसले के सामने खड़ा कर देगी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अस्पताल की उस रात के बाद हमारी जिंदगी और मुश्किल हो गई थी। मानव को कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रखना पड़ा। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि इलाज लंबा चलेगा और उन्हें पूरी तरह आराम की जरूरत है। मैं दिन रात अस्पताल के पास बैठी रहती। सुबह होते ही साहिल मेरे पास चाय लेकर और नाश्ता लेकर अस्पताल पहुंच जाता। मैं कई बार उससे कहती, तुम रोज रोज इतना परेशान मत हुआ करो। वह हंसकर कहता, आप मेरी पड़ोसी हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वह सिर्फ पड़ोसी होने की वजह से इतना नहीं कर रहा था। वह सच में हमारी चिंता करने लगा था। एक दिन अस्पताल का बिल देखकर मेरे हाथ कांपने लगे।
मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लगभग खत्म ही हो चुके थे। मैं बिल देखकर बाहर बैठी रो रही थी। साहिल ने मेरे हाथ से बिल लिया और बोला, कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? मैंने कहा, बहुत ज़्यादा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। उसने बिना बिना ज़्यादा सवाल किए कुछ पैसे जमा कर दिए। मैंने तुरंत कहा, साहिल, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। वह बोला, जब हालात ठीक हो जाएं तब दे देना। अभी मानव जी का इलाज ज़रूरी है। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मुसीबत में इंसान की असली पहचान सामने आती है। करीब 10 दिन बाद मानव को अस्पताल से घर लाया गया। वह पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। मैंने उनके कमरे में बिस्तर के पास दवाइयाँ रखी और हर चीज़ का समय लिखकर एक कागज़ दीवार पर चिपका दिया। सुबह की दवा, दोपहर की दवा, रात की दवा। मेरी पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमने लगी। मैंने घर से मिलने वाला काम भी जारी रखा। दिन में काम करती, फिर मानव की देखभाल करती और रात में उनके पास बैठी रहती। कई बार रात-रात को मैं 2 बजे तक उनकी तबीयत सँभालते हुए मेरी आँख लग जाती। ऐसे समय में साहिल दरवाज़े पर दस्तक देता और पूछता, कुछ चाहिए? मैं कहती, नहीं। वह फिर भी कहता, ठीक है, लेकिन ज़रूरत हो तो दो आवाज़ देना। धीरे-धीरे मेरे काम की कमाई बढ़ने लगी। साहिल ने मुझे एक दूसरे प्रोजेक्ट से जोड़ दिया, जिससे घर का खर्चा थोड़ा आसानी से चलने लगा। एक दिन मैंने उससे कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो पता नहीं मैं क्या करती। वह बोला, आपने भी तो हार नहीं मानी। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, चलना तो आपने खुद सीखा है। मैंने उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसी दौरान मानव ने भी हमारे बीच साहिल की मदद को महसूस करना शुरू कर दिया था। एक शाम उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा, स्नेहा, साहिल आजकल बहुत मदद करता है ना? मैं कुछ पल चुप रही। फिर मैंने कहा, हाँ, उसने बहुत साथ दिया है। मानव ने धीमी आवाज में कहा, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा। आप ठीक हो जाइए, यही मेरे लिए काफी है। मानव मुस्कुराए। तुम बहुत थक गई हो स्नेहा। मैंने नजरें झुका ली। सच तो ये था कि मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन मानव के सामने मजबूत बनी रहना चाहती थी। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि मानव की हालत पहले से स्थिर है। बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इलाज का असर दिख रहा था। उस खबर ने मुझे जैसे एक नई जिंदगी दे दी। उस रात मैंने पहली बार चैन की सांस ली। मैंने साहिल को फोन करके कहा, आज डॉक्टर ने कहा है कि मानव की हालत पहले से बेहतर है। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा था ना, सब ठीक होगा। मैंने हंसकर कहा, तुम हर बार इतना भरोसा कैसे कर लेती हो? वह बोला, क्योंकि आपने हार मानना नहीं सीखा है। फोन रखने के बाद मैं कुछ देर चुप रही। मुझे महसूस हुआ कि इन महीनों में साहिल मेरे लिए सिर्फ मदद करने वाला पड़ोसी नहीं रहा था। उसकी मौजूदगी मेरे लिए एक भरोसे की तरह बन गई थी। लेकिन मैंने अपने मन को तुरंत समझाया, मेरे पति मेरे सामने थे, मेरी जिंदगी उनके साथ थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी किसी भावना से उनके विश्वास को ठेस पहुंचे। इसलिए मैंने साहिल से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश की। उस उसके फ़ोन का जवाब कम करने लगी और ज़रूरत ना हो तो उसके घर भी नहीं जाती। एक दिन उसने खुद पूछ लिया, स्नेहा जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैंने कहा, नहीं, बस मुझे लगता है कि हमें कुछ सीमाएं समझनी चाहिए। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं आपकी बात समझता हूँ। मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उस दिन के बाद उसने मेरी मदद करना बंद कर दिया, लेकिन पहले से ज़्यादा दूरी बना ली। कुछ हफ्तों बाद मानव की तबीयत फिर बिगड़ गई। इस बार हालत इतनी खराब थी कि मुझे तुरंत अस्पताल में जाना पड़ा। अस्पताल की भागदौड़ में मैं अकेली पड़ गई। रात के करीब 2 बजे डॉक्टर बाहर से आए और बोले, परिवार में कोई और है? मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैं हूँ। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, डॉक्टर साहब, मैं हूँ। मैंने पलट कर देखा, साहिल वहां खड़ा था। उसे देखकर आंखों में आंसू निकल गए। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, आपने फ़ोन नहीं किया था, लेकिन मुझे लगा था कि आज आपको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। रात में हॉस्पिटल की कुर्सी पर बैठी रही और साहिल कुछ दूरी पर चुपचाप खड़ा रहा। सुबह डॉक्टर ने कहा कि मानू को अभी कुछ दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी ज़िंदगी फिर उसी डर के सामने खड़ी रही। लेकिन इस बार मुझे यह पता था कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, मैं अकेली नहीं हूँ। और शायद एक यही एहसास आगे चलकर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला था। मानव को अस्पताल में भर्ती हुए करीब 1 हफ्ता हो गया था। मैं दिन रात वही रहती। साहिर भी रोज किसी न किसी बहाने अस्पताल आ जाता। कभी मेरे लिए खाना लेकर आता, कभी दवाइयाँ देने चला आता और कभी बस कुछ देर मेरे पास बैठा रहता। आज आप बहुत थकी लग रही हैं,
थोड़ी देर आंखें बंद कर लीजिए, मैं यहीं हूँ। मैं उसकी तरफ देखती और सोचती कि आखिर कोई इंसान बिना किसी स्वास्थ्य के इतना कुछ कैसे कर सकता है। एक रात मैं अस्पताल के बाहर पड़ी सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। अंदर मानव सो रहे थे। साहिल मेरे पास आकर चुप बैठ गए। काफी देर तक उसने कुछ नहीं पूछा। फिर मैंने खुद कहा, साहिल मुझे डर लगता है। अगर मानव को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, पहले से बुरा मत सोचिए। जब तक इलाज चल रहा है, उम्मीद भी साथ चल रही है। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम हर बार इतनी हिम्मत की तरह कैसे कर लेती हो? वह हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि आपकी आंखों में डर देखता हूँ तो मुझे खुद मजबूत बनना पड़ता है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं कह पाई। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि साहिल की मौजूदगी मेरे लिए कितनी मायने रखती थी। लेकिन इसी एहसास से मैं डर गई। मैंने खुद से कहा, स्नेहा संभल जाओ, मानव तुम्हारे पति हैं, तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा। अगले दिन मैंने साहिल से थोड़ा दूर रहने का फैसला किया। जब अस्पताल आया तो मैंने कहा, साहिल, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। वह कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किल वक्त में आपको कभी मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन करने में बिल्कुल मत झिझकना। वह चला गया। उसके जाने के बाद मुझे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। मैंने सोचा था कि दूरी बनाने से हल्का हो जाएगा, लेकिन उल्टा मैं उसके बारे में ज्यादा सोचने लगी। करीब 15 दिन बाद मानव को अस्पताल से घर लाया गया। उनकी हालत पहले से कुछ बेहतर थी। मैंने फिर से उनकी देखभाल शुरू कर दी। एक शाम मानव ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, श्रेया, तो तुमसे एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने पूछा, साहिल अब हमारे घर क्यों नहीं आता है? मैं कुछ पल चुप रही। फिर मैंने कहा, बस काम में व्यस्त होगा। मानव मुस्कुराए, नहीं, मुझे पता है तुमने उससे दूरी बनाई हुई है। मेरी नजरें झुक गई। मानव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह बहुत अच्छा लड़का है। उसने मेरी बीमारी के साथ तुम्हारा और मेरा जितना साथ दिया है मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने उनकी तरफ देखा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने अकेले बहुत कुछ सहा है। अगर कभी जिंदगी ने मुझे तुम्हारे लिए कोई फैसला करने का मौका नहीं मिला तो मैं चाहता हूँ कि तुम डरकर अपनी जिंदगी का मत रोकना। मेरी आंखों में आंसू निकल गए। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाइए। मानव ने हल्की मुस्कान दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस रात उनकी बातों ने मुझे पूरी तरह बेचैन कर दिया। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत फिर खराब हो गई। लगातार तनाव और काम के कारण मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे पास मानव नहीं, साहिल बैठा था। मैंने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ? उसने कहा, मानव जी ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा कि आप अकेले सब संभालते संभालते खुद को भूल गई हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। साहिल ने मेरे सामने पानी रखा। अब भी मुझसे दूरी बनाओगी? मेरी आंखें भर आई। मैंने धीरे स्वर में कहा, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन तुमसे बात किए बिना भी मन नहीं मानता। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, स्नेहा, मैं आपकी मजबूरी या आपकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहता। अगर आपके मन में मेरे लिए कुछ है भी तो मैं हम कोई फैसला तब तक नहीं करेंगे जब तक आप पूरी तरह से अपने मन से तैयार ना हो। उसकी जब उस बात सुनकर मेरे मन में थोड़ा सा डर कम हुआ। मैंने पहली बार खुलकर स्वीकार किया, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है साली। तुम्हारा फोन ना आए तो चिंता होती है, तुम सामने नहीं दिखते तो लगता है जैसे दिन अधूरा है। साहिल ने बस इतना कहा, मेरे लिए इतना जाना काफी है। लेकिन हमारी ये बातचीत मानव ने सुन ली थी। वह कमरे के दरवाजे के पास खड़े थे। मैं उन्हें देखकर घबरा गई। मानव, आप यहाँ? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखे और बोले, स्नेहा, हमें आज रात बहुत जरूरी बात करनी है। उनकी आवाज में नाराजगी नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे का ऐसा भाव था जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस रात मानव ने जो कहा, उसने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुश्किल फैसला मेरे सामने रख दिया। उस रात मानव ने मुझे अपने पास बिठाया। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आवाज बिल्कुल शांत थी। उन्होंने कहा, स्नेहा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था। मैं चुपचाप उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने कहा, जब से मैं बीमार पड़ा हूँ, मैंने तुम्हें खुद से ज्यादा परेशान होते देखा है। तुमने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी रोक दी, नौकरी की, घर संभालना और मेरी दवाइयाँ संभाली। लेकिन इस सब में बीच तुम खुद को संभलना भूल गई।
मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैंने वही किया जो एक पत्नी को करना चाहिए। मानव ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुमने उससे कहीं ज़्यादा किया है। फिर उन्होंने कुछ देर रुककर कहा, और साहिल ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वह उसके बारे में गलत नहीं सोचता। मैं चुप रही। मानव ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीमारी तुम्हारी जिंदगी खराब कर दे। मैंने उनसे बात काट दी। ऐसी बातें मत कीजिए। आप ठीक होंगे। वह हल्का सा मुस्कुराए, उम्मीद में कोई छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन जिंदगी में हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है। उस रात मैं उनके पास बैठी बहुत देर तक सोती रही। अगले कुछ महीने इलाज चला। कभी मानव की तबीयत सुधरती, तो कभी अचानक खराब हो जाती। इस बीच मैंने अपना घर से किया जाने वाला काम बढ़ा दिया। साहिल ने भी मेरे लिए कुछ नए काम ढूंढने में मदद कर दी, लेकिन अब वह पहले की तरह रोज घर नहीं आता था। हम दोनों ने अपनी सीमाएं समझ ली थी। एक दिन मानव ने खुद साहिल को बुलाया। मैं रसोई में थी और दोनों काफी देर तक कमरे में बातें करते रहे। जब साहिल बाहर आया तो उसकी आंखें नम थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बस इतना कहा, मानव जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं समझ गई हूँ कि उन्होंने से क्या कहा होगा। कुछ दिन बाद मानव की हालत अचानक बहुत बिगड़ी। इस बार डॉक्टरों ने मुझे अस्पताल बुलाया और बताया बीमारी काफी बढ़ चुकी है। मैं अस्पताल के कमरे में उनके पास बैठी थी। मानव ने कमजोर आवाज में कहा, स्नेहा, रोना मत। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा, मुझे पता है, लेकिन मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें हमेशा मजबूत देखा है। मेरी वजह से अपनी जिंदगी को मत रोकना। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई। कुछ दिनों तक इलाज चला, लेकिन आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मानव ने मेरा हाथ पकड़कर आखिरी बार आंखें खोली। उन्होंने धीमे से कहा, अपना ख्याल रखना और खुश रहने की कोशिश करना। इसके बाद उनकी आंखें बंद हो गई। मैंने डॉक्टरों की तरफ देखा। कमरे में अचानक सब शांत हो गया, मानो मुझे छोड़कर जा चुके थे। उनके जाने के बाद कई दिनों तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। घर में वही सामान था, वही कमरे थे, लेकिन अब उनकी आवाज नहीं थी। मैं फिर से उसी खालीपन में चली गई थी, जिससे कुछ समय पहले साहिल ने मुझे बाहर निकाला था। लेकिन इस बार मुझे खुद को नहीं संभालना था। मैंने मानव की अलमारी खोली। उनकी फाइलों के बीच मुझे एक लिफाफा मिला। ऊपर मेरे नाम के साथ लिखा था, स्नेहा के लिए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला। अंदर मानव का लिखा हुआ एक पत्र था। उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने अपनी बचत का एक हिस्सा मेरे नाम किया है और चाहते हैं कि मैं अपना काम जारी रखूं। पत्र के आखिरी हिस्से में एक लाइन पढ़कर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने लिखा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी दोबारा शुरू करनी चाहिए, तो सिर्फ लोगों के डर के पीछे मत हटना। तुम्हें खुश रहने का पूरा अधिकार है। मैंने वह पत्र सीने से लगा लिया। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि मानव मुझे अपने साथ बांधकर नहीं, बल्कि आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। अगले दिन मैंने साहिल को फोन किया। काफी देर तक फोन बजता रहा। फिर उसने उठाया। मैंने सिर्फ इतना कहा, साहिल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वह कुछ पल चुप रहा और बोला, मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा, मानव चले गए हैं, लेकिन जाते ही जाते मेरे लिए एक रास्ता छोड़ गए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस रास्ते पर मुझे अकेले चलना है या किसी का साथ लेकर। साहिल ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, इस बार फैसला जल्दबाजी में मत करना। पहले खुद को संभालो, बाकी जिंदगी बाद में दिखेंगी। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि शायद सच्चा साथ वही होता है जो मुश्किल समय में आपके फैसले का सम्मान करे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मानव के जाने के बाद मेरे सामने सिर्फ भावनाओं का सवाल नहीं था। उनकी बीमारी के इलाज के दौरान सामने आए कुछ पुराने दस्तावेजों ने मेरी ऐसी जानकारी छिपी थी जो मानव की जिंदगी के एक अनजाने फाल पहलू की ओर इशारा कर रही थी। और उस रहस्य की पहली कड़ी मुझे उसी रात उनके पुराने ऑफिस से आई एक फोन कॉल से मिलने वाली थी। अगले दिन शाम को मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने फोन उठाया। सामने से एक आदमी बोला, क्या मैं स्नेहा जी से बात कर रहा हूँ? मैंने कहा, जी बोलिए। उसने अपना नाम रोहित बताया और कहा कि वह मानव के पुराने ऑफिस में काम करता था। उसकी अगली बात सुनकर मैं चौंक गई। मैडम, मानव जी ने अपनी बीमारी के दौरान ऑफिस से कुछ कागज और एक फाइल घर ले जाने की बात कही थी। वह फाइल अभी भी ऑफिस में पड़ी है। मुझे लगा शायद आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। मैंने पूछा, किस तरह की फाइल? वह बोला,
कुछ निजी निवेश और एक प्रोजेक्ट से जुड़े कागज हैं। आप चाहे तो कल ऑफिस आकर ले सकती हैं। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंची। रोहित ने मुझे एक भूरे रंग का लिफाफा दिया। मैंने वही उसे खोलना शुरू किया। अंदर कुछ बैंक के कागज, निवेश से जुड़े दस्तावेज और एक डायरी थी। डायरी देखते ही मेरी नजर एक तारीख पर जाकर रुक गई। वही तारीख जब मानव की बीमारी पहली बार सामने आई थी। डायरी में मानव ने लिखा था कि उन्हें अपनी कंपनी में कुछ वित्तीय गड़बड़ी का पता चला था। उन्होंने इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताया और कुछ दस्तावेज सुरक्षित रखे थे। मैं पढ़ते पढ़ते सन रह गई। मुझे समझ आ गया था कि मानव ने अपनी बीमारी के दौरान मुझसे कई बातें छिपाई थी। शायद वह नहीं चाहते थे कि मैं पहले से परेशान होकर टूट जाऊं। मैंने तुरंत साहिल को फोन किया। साहिल, मुझे तुमसे मिलना है। वह मेरे घर आया। मैंने उसके सामने डायरी रख दी। वह काफी देर उसे पढ़ता रहा। फिर बोला, स्नेहा, इसका मतलब मानव की बीमारी के साथ साथ ऑफिस में भी कोई परेशानी चल रही थी। मैंने कहा, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। साहिल ने धीरे से कहा, शायद वह आपको बचाना चाहते थे। हमने तय किया कि बिना किसी जल्दबाजी के पहले पूरी जानकारी जुटाएंगे। अगले कुछ दिनों में हमें पता चला कि मानव ने कंपनी में एक बड़ी वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत के बाद उनको ऊपर काम का दबाव बढ़ गया था। इसी वजह से उनकी नौकरी भी चली गई थी। मुझे पहली बार समझ आया कि बीमारी से पहले मानव जिस तनाव से गुजर रहे थे, उसके पीछे सिर्फ स्वास्थ्य की समस्या नहीं थी। मैंने कंपनी के एक पुराने कर्मचारी से बात की। उसने बताया कि मानव जी ने कुछ जरूरी दस्तावेज अपने घर पर भी रखे हुए थे। मैंने घर लौटकर मानव की अलमारी दोबारा से देखी। काफी तलाश करने के बाद मुझे एक छोटी सी पेन ड्राइव मिली। उसे देखकर मैं कुछ देर तक उसे हाथ में पकड़े रही। फिर मैंने साहिल से कहा, इससे शायद वही जानकारी होगी जिसके बारे में मानव मुझे बताना चाहते थे। साहिल ने कहा, इसे किसी भरोसेमंद जगह सुरक्षित रखिए। हम पुलिस और कंपनी के अधिकारियों को पूरी तरह जानकारी देंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम हर मुश्किल में मेरे साथ क्यों खड़े रहते हो? साहिल ने कुछ पल मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि आपके अकेलेपन संघर्ष करते हुए देखना मुझे नहीं आता। मेरी आंखें भर आई, लेकिन इस बार मेरे मन में पहले जैसा भ्रम नहीं था। मैं जानती थी कि मानव की यादों और अपनी जिंदगी के बीच मुझे बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। हमने पेन ड्राइव की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई। जांच शुरू हुई। कुछ समय बाद मानव की शिकायत सही साबित हुई। कंपनी में कुछ वित्तीय गड़बड़ी सामने आई। मानव को इंसाफ मिला। जिस दिन मुझे इसकी अतिरिक्त जानकारी मिली, मैं उसकी तस्वीर के सामने बैठकर बहुत रोती थी। मैंने कहा, मानव, तुमने जो सच बचा कर रखा था वह आखिर शब्द के सामने आ गया। उस रात साहिल मेरे दरवाजे पर आया, लेकिन इस बार उसने हाथों में ना दवाइयाँ थी ना राशन सामान। उसने हाथ में एक छोटा सा पौधा था। उसने कहा, इसे बालकनी में लगा दीजिए। मैंने पूछा, अचानक पौधा? वो मुस्कुराया। इतने महीनों में इस घर में सिर्फ दुख देता है। अब थोड़ा सा हरा रंग भी होना चाहिए। मैं पहली बार मुस्कुराई। मैंने पौधा इससे लिया और कहा, साहिल, तुमने मेरी जिंदगी में बहुत मदद की है, लेकिन अब मैं सिर्फ हमारे ही भरोसे नहीं रहना चाहती। मैं अपनी जिंदगी खुद ही संभालना चाहती हूँ। वह बोला, और मैं भी यही चाहता हूँ। उस दिन मुझे उसकी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। कुछ महीनों बाद मेरा काम अच्छा चलने लगा। मैंने घर से काम करने वाली दो और महिलाओं को अपने साथ जोड़ दिया। अब मैं सिर्फ अपना घर नहीं चला रही थी, बल्कि दूसरों को भी काम देने की स्तर में आ गई थी। धीरे धीरे मेरे अंदर का डर कम होने लगा था। साहिल अब भी मेरा पड़ोसी था। हम मिलते थे, बातें करते थे, कभी चाय पीते थे। लेकिन अब हमारे बीच जल्दबाजी नहीं थी। एक शाम बालकनी में पौधे को पानी देते हुए साहिल ने कहा, स्नेहा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अब लगता है जिंदगी रुकती नहीं। इंसान चाहे जितना टूट जाए, उसे दोबारा खड़ा होना पड़ता है। साहिल ने कहा, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी के साथ जरूरत है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तब शायद मैं खुद फैसला करूंगी कि किसका हाथ थामना है। साहिल भी मुस्कुरा दिया। उस शाम बारिश शुरू हो गई। मैं बालकनी में खड़े होकर बारिश देख रही थी। कभी यह बारिश मुझे मानव की याद दिलाती थी, लेकिन उस दिन पहली बार बारिश देखकर मेरे चेहरे पर आंसू नहीं, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि मैंने समझ लिया था, किसी अपने को खो देना जिंदगी का अंत नहीं होता। कभी कभी उसी दर्द के बाद इंसान अपने अंदर छिपी वह ताकत खोज लेता है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता होता।